Good evening, everyone. Hope you all are doing good. ऑडियो वीडियो आ रही है सबको? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं. बाकी लोग जुड़ जाएंगे भी थोड़ी देर में. तो कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम? yesterday we were talking about wastewater quality parameters. In wastewater quality parameters we have discussed DO, we have discussed COD, we have discussed THOD, we have discussed TOC. तो TOC was the last topic. तो TOC तक की कहानी हमने कर ली थी. Up till TOC we have completed. So we'll continue करेंगे. Yesterday I missed that. I watched recorded today. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. रिकॉर्डेड है लेक्चर, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. रिकॉर्डेड में भी समझ में आ जाएगा आपको, सेम लेक्चर ही होता है. सो आज सीओडी करनी है. सीओडी हो गई है राहुल? कल ही कर ली सीओडी हमने. आज बीओडी करनी है. सीओडी वी हैव डन राहुल. टुडे विल टॉक अबाउट बीओडी. चलिए कंटिन्यू करते हैं. सो विल कंटिन्यू with the next and the most important wastewater quality parameter. सर AA टेस्ट सीरीज होगी. AA टेस्ट सीरीज मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AA टेस्ट सीरीज? आप कमेंट अभी बंद कर देता हूं मैं. 1 मिनट वेट कर रहा हूं, बाकी सारे लोग ऐड हो जाए. हाँ टेस्ट सीरीज होगी. टेस्ट सीरीज विल बी देयर. सर कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर व्हाइल वर्किंग? हाउ टू प्रिपेयर व्हाइल वर्किंग, इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास ली हुई है. हाउ टू प्रिपेयर व्हाइल वर्किंग, आई हैव टेकन अ कंप्लीट क्लास ऑन दिस. उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख लेना. हाँ टेस्ट तो होगा, क्योंकि टेस्ट वो कॉमन कर रहे थे सारे. हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. जब क्लास की कोई कॉस्ट नहीं है तो टेस्ट सीरीज की क्या कॉस्ट होगी आपकी? तो वो कॉमन होगा आपके सारे स्टेट सर्विसेज के लिए. बीपीएससी, यूपीपीएससी, देन एमपीएससी और आरपीएससी. तो चारों पीएससी के लिए कॉमन टेस्ट होगा. फॉर ऑल 4 पीएससी इट विल बी कॉमन टेस्ट. तो चारों का कवरेज होगा उसके अंदर. तो चारों लोग अभी नेक्स्ट वीक ही हो जाएगा. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा. वॉइस नॉट क्लियर. रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को. रिफ्रेश योर सिस्टम. वॉइस विल बी क्लियर. चलिए हो गई बहुत बातें. तो बहुत हो गया. सो विल कंटिन्यू करते क्लास को. सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक. चैट को मैं कर रहा हूं बंद. अब टॉपिक के ऊपर ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो हमने डीओ कर लिया, सीओडी कर लिया, टीएचओडी कर लिया, टीओसी कर लिया. 4 कर लिए. 5वां पैरामीटर. तो फिफ्थ पैरामीटर इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. So biochemical oxygen demand. So next of the point of reference is biochemical oxygen demand. अब क्या होती है biochemical oxygen demand? It is the amount of oxygen required. So it is the amount of oxygen required. So BOD is the amount of oxygen required. Amount of oxygen required for the decomposition of biodegradable organic matter present in the system. Biodegradable organic matter present in the system. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है
BOD during 5 days. BOD during 5 days at 20 degrees Celsius is taken as standard BOD. So BOD during 5 days at 20 degrees Celsius is taken as standard BOD. Is taken as standard BOD and is approximately 68% of ultimate BOD. So and is approximately 68% of ultimate BOD. So BOD during 5 days at 20 degrees Celsius is taken as standard BOD and is approximately 68% of ultimate BOD. अब क्या मतलब है इस बात का, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. What is the meaning of this entire story? पहला पॉइंट तो लिखा BOD का मतलब क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BOD. कल हमने करी थी COD. COD was the amount of oxygen required for decomposition of both biodegradable and non-biodegradable organic matter. अब हम बात कर रहे हैं BOD की. So BOD is the amount of oxygen required only for the decomposition of biodegradable organic matter. So oxygen required only for the decomposition of biodegradable organic matter is termed as biochemical oxygen demand. अब इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों बोलते हैं, इसका रीजन भी कल ही बता दिया था बाय डिफॉल्ट. कैसे? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कैन बी डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली एंड कैन बी डिकम्पोज्ड केमिकली. हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं और केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं. इसीलिए इस ऑर्गेनिक मैटर को बायोलॉजिकली या केमिकली डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हुई, इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम में ज्यादा है. तो ये इंडिकेटर बन गया किसका? ये इंडिकेटर बन गया बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का. सो द इंडिकेटर ऑफ biodegradable organic matter in the system. So COD was indicator of total organic matter. BOD is indicator of only biodegradable organic matter. Now the point is why we are so much concerned about this. मतलब कल से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेस्ट वाटर की है. आज भी यही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेस्ट वाटर का. ये कहने का मतलब है आउट ऑफ ऑल द क्वालिटी पैरामीटर्स दैट वी हैव डिस्कस अप टिल नाउ एंड दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस, दिस BOD इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर. अभी तक जितने भी पैरामीटर हमने कर लिए और जितने भी करेंगे उन सब में से सबसे सिग्निफिकेंट पैरामीटर ये BOD है. अब क्यों BOD इतना सिग्निफिकेंट है, इस बात को समझने के लिए जाते हैं वेस्ट वाटर के पास. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी विल गो बैक टू द वेस्ट वाटर. हमें पता है कि अगर किसी भी सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर हुआ, तो अगर किसी भी सिस्टम में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हुआ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेस द ऑक्सीजन. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करता है, इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है. डिकम्पोज करने का मतलब क्या हुआ, कार्बन को खा जाता है, बॉन्ड तोड़ देता है, और जो बचा हुआ एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोमास. ये लेफ्ट ओवर एंड प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज बायोमास. अब तो पूरी साइकिल भी बता दी आपको. जब पहला लेक्चर लिया था वेस्ट वाटर का उसमें आपको कौन सा बायोमास कब बनता है ये भी पता है आपको. तो अभी मैंने बस ये बताया कि जहां पर भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हुआ इन एनी ऑफ द सिस्टम, दिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल स्टार्ट. नाउ द पॉइंट इज, अगर ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हमारे रॉ वाटर में है, इफ दिस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज इन अवर रॉ वाटर, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. हमें दिक्कत किससे होगी, हमें दिक्कत होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. सो इन रॉ वाटर सैंपल अवर प्रॉब्लम इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. रीजन बीइंग कि हमें उस पानी को ट्रीट करने के बाद कंज्यूम करना है. तो हम नहीं चाहते कि जो पानी हम कंज्यूम करें उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर रॉ वाटर के सैंपल में है, प्रॉब्लम इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट वाटर. अगर वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है तब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, देन ऑल्सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल टेक प्लेस. तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वेस्ट वाटर में. पर अब हमें दिक्कत नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वेस्ट वाटर को तो ट्रीट करने के बाद मुझे कंज्यूम नहीं करना, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद मुझे डिस्पोज करना है. इट मींस नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाउ द प्रॉब्लम इज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन. अब मेरी प्रॉब्लम चेंज हो गई. अब मेरी प्रॉब्लम है कि जहां पर भी मैं सीवेज को फेंकूंगा ये वहां से ऑक्सीजन खा जाएगा. लेट सपोज मैंने सीवेज को डिस्पोज किया लैंड के ऊपर, वहां से ऑक्सीजन खा जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. अगर मैंने इसको डिस्पोज किया पानी में, वहां से ऑक्सीजन खा जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जैसे फिशेस. कल दिखाई दे एक पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश इज 4 ppm. तो कम से कम 4 ppm की ऑक्सीजन होनी चाहिए पानी के अंदर फिश के सर्वाइवल के लिए. तो अगर मैंने इसको पानी में फेंक दिया, वहां से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा. और अगर ये ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा हो गई इस तरीके से कि पानी में ऑक्सीजन 4 ppm से कम हो गई, फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी. इसका मतलब सीवेज के अंदर हमारी दिक्कत है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन.
नाउ द पॉइंट इज, ये ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है? ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। क्यों कंज्यूम करता है? फॉर डीकंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब हमें सीवेज में दिक्कत किससे है? हमें सीवेज में दिक्कत है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से। इन सीवेज वी आर कंसर्न विद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज में से हटाना भी क्या है? मुझे ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज में से हटाना है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को। अगर मुझे ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज में से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को हटाना है, इसको हटाने से पहले मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे कौन बताता है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे बताता है बीओडी। इसलिए वेस्ट वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर बन गया बीओडी, क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वालिटी पैरामीटर थे वो तो हमें क्या बता रहे थे? वो हमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर बता रहे थे। और हमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर हटाना ही नहीं होता वेस्ट वाटर में से, हमें तो सिर्फ किसको हटाना है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को हटाना है। तो जिस चीज को हटाना है एक्चुअल में, उसको हटाने से पहले मेजर भी तो करना पड़ेगा, और उसकी मेजरमेंट हमें करके देती है बीओडी। इसलिए बीओडी की सिग्निफिकेंस बाकी सारे क्वालिटी पैरामीटर से ज्यादा निकल के आती है। Hence the significance of BOD is more than any other type of water quality parameter. अब ये तो मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताई। अब सवाल है निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड बीओडी। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कैन बी डिकम्पोज बायोलॉजिकली, कैन बी डिकम्पोज केमिकली। इसको आप बायोलॉजिकली और केमिकली दोनों तरीकों से डिकम्पोज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि बीओडी कैन बी फाउंड बायोलॉजिकली, कैन बी फाउंड केमिकली। पहले बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकली तो कल हम सीओडी नहीं निकाल पा रहे थे। केमिकली तो कल हम सीओडी नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि जब हम केमिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने गए, ऑर्गेनिक मैटर क्या, साथ में इनऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो गया। कहने का मतलब है कि मैं केमिकल डाल के सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं करा सकता, क्योंकि केमिकल जाके पानी में उन सारी चीजों को डिकम्पोज कर देगा जिसको वो कर सकता है। इट मीन्स बीओडी कैन नॉट बी फाउंड केमिकली। ये केमिकली तो मिलेगी नहीं आपको। तो फिर कैसे निकाले? ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बायोलॉजिकल। तो बीओडी कैन बी फाउंड ओनली बाय बायोलॉजिकल मेथड। कहने का मतलब है हम इसको डिकम्पोज कराएंगे बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिस्टम में से जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएगा वो क्या होगी? बीओडी होगी। दैट विल बी टर्म्ड एज बीओडी। इसका मतलब बीओडी तो बायोलॉजिकली निकलेगी। तो कंसेप्ट क्या है इसका? हम पानी का सैंपल लेंगे, हम पानी के सैंपल की इनिशियल डीओ निकाल लेंगे, फिर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराएंगे बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा पूरा, हम पानी के सैंपल की दोबारा डीओ निकाल लेंगे, विल फाइंड डीओ फाइनल। तो शुरुआत में ऑक्सीजन थी 20 यूनिट, अब ऑक्सीजन बची 13 यूनिट। इसका मतलब कितनी ऑक्सीजन खा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? 7 यूनिट ऑफ द ऑक्सीजन इज कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इतनी ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम करी? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कंज्यूम करी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बीओडी बोल देंगे। दिस विल बी टर्म्ड एज बीओडी। इसका मतलब बीओडी निकाली जाती है बायोलॉजिकली। बीओडी कैन बी फाउंड बायोलॉजिकली। अब सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज लगी कि बीओडी को निकाल लोगे बायोलॉजिकली। एक दिक्कत इसमें भी है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? हमने इनिशियल डीओ निकाली, 20 यूनिट आई, फिर हमने बोला कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराओ बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब डिकम्पोजिशन पूरी हो जाए, पूरी होगी इनफाइनाइट टाइम बाद। बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद जब ऑर्गेनिक मैटर पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, हम डीओ फाइनल निकालेंगे, विल फाइंड डीओ फाइनल। इसका मतलब हमारे सैंपल की बीओडी कब निकल के आएगी? इनफाइनाइट टाइम बाद निकल के आएगी। हम बीओडी निकालना क्यों चाहते हैं? हम बीओडी निकालना चाहते हैं ताकि मैं वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कर पाऊं। तो अगर मेरे टेस्ट का रिजल्ट ही इनफाइनाइट टाइम बाद आएगा तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी आगे फंस गए। केमिकली तो बीओडी निकाल नहीं पा रहे, बायोलॉजिकली निकाल पा रहे हैं, पर टाइम लग रहा है इंफिनिटी। तो फिर इसका हमने सॉल्यूशन निकाला। अब क्या सॉल्यूशन निकाला इसका हमने? व्हाट सॉल्यूशन इज बीइंग फाउंड? बीओडी निकालते तो है बायोलॉजिकली, पर बीओडी इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं निकालते। वी कैलकुलेट बीओडी ओनली फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम बीओडी कैलकुलेट करते हैं सिर्फ 5 दिनों पे 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, और इसी को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। दिस इज बीइंग रेफर्ड एज स्टैंडर्ड। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। तो बीओडी 5 at 20 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज स्टैंडर्ड बीओडी एंड इज अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। अभी अल्टीमेट बीओडी क्या होती है? अल्टीमेट बीओडी मतलब टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज अल्टीमेट बीओडी। तो अल्टीमेट बीओडी निकलने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, हम इसको निकालते ही नहीं है। हम बीओडी निकालते हैं सिर्फ 5 दिनों की 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसकी वैल्यू को ही स्टैंडर्ड मान के आगे एनालिसिस कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि इसकी वैल्यू को स्टैंडर्ड क्यों माना और इसकी वैल्यू के बेसिस पे ही एनालिसिस करी, तो हमारी कैलकुलेशन में चेंज क्यों नहीं आया? दो अलग अलग बातें।
अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज स्टैंडर्ड बीओडी बाय द ब्रिटिशर्स। ये कंसेप्ट डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने अपने सिस्टम के लिए। कहने का मतलब है किसी भी शहर के सीवेज को जनरली डिस्पोज किया जाता है वहां के रिवर में। सेम इज द केस विद ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में भी जो सीवेज डेवलप होती है उसको डिस्पोज करते हैं रिवर के अंदर। इसका मतलब उनकी रिवर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उनकी रिवर में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और डिकम्पोज कर रहा होता है ऑर्गेनिक मैटर को। रिवर इन ब्रिटेन टेक अप्रोक्सीमेटली 5 days टू रीच अप टू दी सी। उनकी नदियां सी तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 5 दिन ले लेती हैं। इसका मतलब उनकी नदियों में ये प्रॉब्लम 5 दिनों तक चलती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ट भी 5 दिनों के लिए किया ताकि टेस्ट का रिजल्ट डायरेक्टली वैलिड हो जाए उनके सिस्टम के लिए। एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर फाउंड इन ब्रिटेन इज अप्रोक्सीमेटली 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको जब राउंड ऑफ करोगे 20 डिग्री आ जाएगा, 18.9 डिग्री के आसपास होता है। तो उन्होंने टेस्ट भी परफॉर्म किया था 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो एक्चुअल में तो बीओडी 5 एट 65 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द स्टैंडर्ड बीओडी। उन्होंने यही कंडीशन क्यों मेंटेन करी टेस्ट के टाइम पे, ताकि टेस्ट का जो रिजल्ट आए एग्जैक्टली वैलिड हो उनके रिवर सिस्टम के लिए। तो ये कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। दिस कंसेप्ट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन सिस्टम। उनकी नदियों के लिए डेवलप हुआ था। अब कोइंसिडेंटली इंडिया में 70-75 साल पहले वही थे। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी जो डेवलप हुई हैं उन्होंने करके दी हुई हैं। ये कंसेप्ट भी उन्हीं का है। हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं हमारी नदियों के लिए, पर आपको ध्यान रखना है हमारे सिस्टम में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश का साइज उनके देश के साइज से बहुत बड़ा है। कहने का मतलब है द टाइम टेकन बाय द रिवर इन अवर कंट्री टेक मच मोर टाइम देन 5 days टू रीच अप टू दी सी। हमारी नदियों में जो पानी का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा निकल के आता है। तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करती। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अवर सिस्टम। पर अगर मैं इस वैल्यू को यूज कर लूं, मेरी कैलकुलेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये कंसेप्ट भी आपको बता रखा है कि हमारे रेफरेंस को बदलने से हमारी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आता। बाय चेंजिंग द रेफरेंस देयर इज नो चेंज इन द कैलकुलेशन। तो चाहे मैं बीओडी 5 एट 20 को स्टैंडर्ड मानूं या किसी और वैल्यू को स्टैंडर्ड मानूं, मेरे ट्रीटमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। पर हाँ, कंसेप्चुअली या लॉजिकली ये जो बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस वाला कंसेप्ट है ये हमारे सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन अवर सिस्टम। However, talks are there to make BOD 3 at 27 डिग्री सेल्सियस टू बी a standard BOD। बात चल रही है BOD 3 at 27 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड BOD बनाने की। इसका रीजन ये है कि हमारा टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। टेस्ट विल फिनिश कंपैरेटिवली फास्टर। 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी भी बात चल रही है, अभी ये स्टैंडर्ड बना नहीं है। इट इज नॉट बीइंग रेफर्ड एज स्टैंडर्ड। तो जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनता हम BOD 5 at 20 डिग्री सेल्सियस को ही स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। इसका मतलब BOD टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? इट मींस हाउ टू परफॉर्म BOD टेस्ट। अब कैसे परफॉर्म करते हैं BOD टेस्ट? वी टेक द इनिशियल सैंपल ऑफ टेस्ट सैंपल। हम इनिशियल टेस्ट सैंपल ले लेते हैं। सो विल टेक द इनिशियल टेस्ट सैंपल। ये वो टेस्ट सैंपल है जिसकी मुझे BOD निकालनी है। तो दिस इज अवर टेस्ट सैंपल। इसका नॉन वॉल्यूम लेते हैं, लेट अस सपोज XML। फिर इस नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल के अंदर हम मिलाते हैं एरेटेड वाटर। तो इट इज मिक्स विद एरेटेड वाटर। मैं लिख देता हूं क्योंकि एब्रिविएशंस समझ में आए नहीं है कुछ लोगों को, तो मैंने पूरा नाम लिख दिया। दिस इज टेस्ट सैंपल। तो XML का टेस्ट सैंपल लिया, इसमें हमने मिलाया एरेटेड वाटर। तो इसमें हमने मिलाया एरेटेड वाटर, वो वाटर जिसमें ऑक्सीजन है, तो इसको बोल देते हैं एरेटेड वाटर। तो इट इज टर्म्ड एज एरेटेड वाटर। तो इट इज टर्म्ड एज एरेटेड वाटर, या इसको बोलते हैं ब्लैंक सैंपल। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज ब्लैंक सैंपल। तो ब्लैंक सैंपल। तो हमने टेस्ट सैंपल लिया, इसमें एरेटेड वाटर मिलाया, कितना? YML का। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल। ऐसा करने से डाइल्यूटेड सैंपल बन जाएगा ZML का, X plus YML। तो दिस इज डाइल्यूटेड सैंपल। तो दिस इज डाइल्यूटेड सैंपल। तो हमने नॉन वॉल्यूम का टेस्ट सैंपल लिया, इसमें नॉन वॉल्यूम का एरेटेड वाटर सैंपल मिलाया। ऐसा करने से बन गया हमारा डाइल्यूटेड सैंपल ZML का। अब हम इस डाइल्यूटेड सैंपल को उठा के रख देते हैं इंक्यूबेटर में। नाउ दिस डाइल्यूटेड सैंपल इज केप्ट इन द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज इंक्यूबेटर दैट आई हैव डिस्कस्ड। फिर भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूं मैं आपको व्हाट इज इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट टेंपरेचर। तो इंक्यूबेटर वो डिवाइस होता है जिसमें हम कांस्टेंट टेंपरेचर बना के रखते हैं। तो टेंपरेचर बना के रखते हैं हम इंक्यूबेटर में 20 डिग्री। तो इन द इंक्यूबेटर वी मेंटेन द टेंपरेचर टू बी 20 डिग्री सेल्सियस और ड्यूरेशन होती है इंक्यूबेशन की 5 डेज। तो 5 दिनों के लिए हम इस डाइल्यूटेड सैंपल को उठाते हैं और इंक्यूबेटर में रख देते हैं। वी कीप दिस डाइल्यूटेड सैंपल इन इंक्यूबेटर। अब इन 5 दिनों के लिए इंक्यूबेटर में क्या होगा?
इन 5 दिनों के लिए इंक्यूबेटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करेगा और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा. फॉर these 5 days microorganism will utilize the oxygen and will decompose the biodegradable organic matter. इंक्यूबेटर में रखने से पहले हम इस डाइल्यूटेड सैंपल की इनिशियल डीओ निकाल लेते हैं. वी फाइंड द इनिशियल डीओ. 5 दिनों बाद हम इस डाइल्यूटेड सैंपल को बाहर निकालते हैं. वी रिमूव दिस डाइल्यूटेड सैंपल फ्रॉम द इंक्यूबेटर. वी रिमूव दिस डाइल्यूटेड सैंपल फ्रॉम द इंक्यूबेटर. इसका वॉल्यूम अभी भी कितना होगा? इसका वॉल्यूम अभी भी होगा ZmL. हम इसकी फाइनल डीओ निकाल लेते हैं. वी फाइंड द फाइनल डीओ. तो हमने 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उसको कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल डीओ भी निकाली, फाइनल डीओ भी निकाली. It means we can calculate BOD5 at 20 degree Celsius. So BOD5 at 20 degree Celsius will be equal to DO initial minus DO final. But the point is ये जो BOD निकल के आई है, और to be more precise ये BOD की concentration निकल के आई है. ये जो BOD की concentration निकल के आई है, ये आई है diluted sample के लिए. और हमें dilution का principle भी पता है. जब भी हम किसी सैंपल को dilute करते हैं उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. कहने का मतलब है टेस्ट सैंपल के कंपैरिजन में डाइल्यूटेड सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है. इसका मतलब डाइल्यूटेड सैंपल में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम आई. तो ये जो बीओडी की कॉन्सेंट्रेशन आई है डाइल्यूटेड सैंपल में ये कम आई है. किससे? टेस्ट सैंपल से. कितने गुना कम आई है? जितने गुना हमने सैंपल को डाइल्यूट किया. इसका मतलब बीओडी ऑफ टेस्ट सैंपल डाइल्यूटेड सैंपल से ज्यादा होगी. कितने गुना? The number of times we have diluted the sample. और इस डाइल्यूशन को हम बोल देते हैं डाइल्यूशन फैक्टर. तो कितने गुना हमने सैंपल को डाइल्यूट किया इसको टेक्निकली बोला जाता है डाइल्यूशन फैक्टर या डाइल्यूशन रेशियो. इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज डाइल्यूशन फैक्टर और डाइल्यूशन रेशियो. इसका मतलब कितने गुना सैंपल डाइल्यूट किया आपने. तो ये डाइल्यूशन फैक्टर को कैसे निकालते हैं? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डाइल्यूटेड सैंपल. इट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल divided by initial volume of test sample. तो final volume of diluted sample divided by initial volume of test sample. This will give you dilution factor. इसको ऐसे समझता हूं, अगर मैं 10 ml के सैंपल में 90 ml प्योर वाटर का डाल दूं, ऐसा करने से 100 ml का डाइल्यूटेड सैंपल बन जाएगा. तो आपने 10 ml के टेस्ट सैंपल को डाइल्यूट करा के 100 ml का बना दिया. इसका मतलब आपने सैंपल को 10 गुना डाइल्यूट कर दिया. कैसे पता किया हमने? फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम. इट मींस दिस विल गिव यू बीओडी ऑफ द टेस्ट सैंपल. जो कितने गुना ज्यादा है डाइल्यूटेड सैंपल से? डाइल्यूशन फैक्टर टाइम्स ज्यादा है डाइल्यूटेड सैंपल से. तो वी परफॉर्म दिस टेस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड बीओडी. हमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं बीओडी निकालने के लिए. तो अभी तक जो भी बात आपको बताई है इसमें कोई सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. मैं चैट को अनेबल कर रहा हूं तो अपना डाउट इसी पे कंसंट्रेट करके रखना, आगे पीछे मत भागना. अभी तक की कहानी में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप. यू कैन आस्क योर डाउट अप टिल नाउ. Dilution factor means how many times our sample is diluted. Dilution factor means how many times our sample is diluted. कितने गुना सैंपल डाइल्यूटेड है. Because for decomposition of non-biodegradable organic matter, oxygen is not consumed. Non-biodegradable organic matter को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती हमारे सोर्स से. Hence we are not concerned with it. डीओ इनिशियल डीओ फाइनल विंकलर्स टेस्ट से निकालेंगे. आदर्श कुमार, तो विंकलर्स टेस्ट आपको बता रखा है. वी परफॉर्म द विंकलर्स टेस्ट टू फाइंड डीओ इनिशियल एंड डीओ फाइनल. तो हम विंकलर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं इनिशियल और फाइनल डीओ निकालने के लिए. 68% वाला रिपीट कर दो. पहले 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो 68% होती है टोटल ऑक्सीजन का जो अल्टीमेट टाइम में कंज्यूम होगी. तो पहले 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो अप्रोक्सीमेटली 68% होती है टोटल ऑक्सीजन जो कंज्यूम होगी इनफाइनाइट टाइम में. जो बात चल रही है 3 डे 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना परसेंटेज है? अप्रोक्सीमेट
कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज दिसंबर हो जाएगा? क्या मतलब है इस बात का राजेश्वर? वी डोंट हैव टू रिमूव नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल रिमूव नहीं करना है। BOD 5 लेने पे और सिस्टम में क्यों नहीं अफेक्ट होगा? लेने पे और सिस्टम में क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यू के बदलने से कोई चेंज नहीं आता कैलकुलेशन में। सर स्पेशल क्लास में 3 टाइप्स का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पढ़ाई थी, वहां पे एक रॉ वाटर केस भी लिया था, तो वो स्पेशल क्लास ही बेटा, ये स्पेशल क्लास थोड़ी ना है। इंडिया में रिवर्स 5 डे से ज्यादा टाइम लेती हैं, तो फिर 3 डेज क्यों डिसाइड हो रहा है? अभी रीजन बता तो दिया, हमें जल्दी टेस्ट परफॉर्म करना है इसलिए BOD 3 या 27 स्टैंडर्ड मान रहे हैं। अभी डिस्कस किया तो सही, रेफरेंस को बदलने से, स्टैंडर्ड को बदलने से कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम वो रेफरेंस मान रहे हैं जिससे मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। मेरा टेस्ट 3 दिनों में खत्म हो जाएगा, और टेस्ट विल फिनिश इन 3 days ओनली। डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो BOD है डाइल्यूटेड सैंपल की, वो टेस्ट सैंपल की BOD से कम है। हमें टेस्ट सैंपल की BOD चाहिए, पर ये डाइल्यूटेड सैंपल की BOD है। एक बार रिफ्रेश करो सिस्टम को जिनको साउंड नहीं आ रही है, रिफ्रेश योर सिस्टम इफ यू आर नॉट गेटिंग दी साउंड। बट कंसेप्ट तो यही है, कितना टाइम लग रहा है सी में। हाँ तो मेरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कंसेप्ट तो यही है, कितना टाइम लग रहा है सी में, तो वो तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा आगे, दैट आई कैलकुलेट। तो कितना टाइम लग रहा है रिवर में वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, दैट विल कैलकुलेट। कैसे करते हैं वो भी आगे देखेंगे। और कोई पॉइंट बताने हैं इसमें से? अगर ऐसा हुआ कि माइक्रोजन सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो आपको दोबारा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, यू टू परफॉर्म द टेस्ट अगेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, व्हेन यू परफॉर्म दिस टेस्ट, कंडीशन है, क्या कंडीशन है ध्यान से सुनना, यही ऑब्जेक्टिव है आपका। कंडीशन ये है कि आपके टेस्ट के टाइम पे कम से कम 2 मिलीग्राम की ऑक्सीजन कंज्यूम होनी चाहिए। आपके टेस्ट के टाइम पे कम से कम 2 मिलीग्राम की ऑक्सीजन कंज्यूम होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब मेरा टेस्ट खत्म हो जाए, DO फाइनल कम से कम 1 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ड्यूरिंग दिस टेस्ट, तो this test during this test during this test, at least 2 milligrams of 2 milligrams per liter of oxygen must be consumed. 2 milligrams of oxygen must be consumed. 2 milligrams per liter of oxygen must be consumed. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस टेस्ट, ड्यूरिंग दिस टेस्ट at least 1 milligram per liter of oxygen must be left, of oxygen must be left, must be left after the test, after the left after the test, so left after the test. Hence dilution of test sample, hence dilution of test sample having BOD value more than, having BOD value more than, having BOD value more than 7 milligram per liter is necessary, is necessary with organic free, with organic free, with organic free oxygen saturated water,
with organic free oxygen saturated water, ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर। अब इस बात को समझने के लिए लेट अस सपोज ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये हमारी डीओ सैचुरेटेड है। तो दिस इज अवर डीओ सैचुरेटेड, तो ये डीओ सैचुरेटेड की वैल्यू है। तो डीओ सैचुरेटेड गिवन, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम पर लीटर, so 14.60, then 12.75, 11.27, 10.07, 9.12, then 8.24, then 7.54। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। रेफर द एंटायर स्टोरी। तो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। पहली कंडीशन ये बोल रही है कि हमारे टेस्ट के टाइम पे टू ऑब्टेन दी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कम से कम 2 मिलीग्राम के ऑक्सीजन कंज्यूम होनी चाहिए। अगर 2 मिलीग्राम की ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई, टेस्ट का रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे टेस्ट के टाइम पे जो फाइनल डीओ है कम से कम 1 मिलीग्राम निकल के आनी चाहिए। तो टेस्ट खत्म होने के बाद अगर फाइनल डीओ 1 मिलीग्राम से कम आई, टेस्ट का रिजल्ट इनवैलिड। तो फॉर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट डीओ कंज्यूम्ड शुड बी 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड डीओ लेफ्ट शुड बी एटलीस्ट 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 से ज्यादा है और अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने आपको हर एक टेम्परेचर के लिए डीओ सैचुरेटेड की वैल्यू बता दी। फॉर एवरी टेम्परेचर आई हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ डीओ सैचुरेटेड। तो अगर इंडियन कंडीशंस की बात करें, हमारा टेम्परेचर रहता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे टेम्परेचर की वेरिएशन मिल जाएगी पानी के अंदर। इसका मतलब डीओ कितना मिल रहा है हमें? इसका मतलब डीओ सैचुरेटेड जो मिल रहा है हमें पानी के अंदर, तो डीओ सैचुरेटेड की रेंज हमारे पानी के अंदर वेरी कर रही है 9 से लेके अप्रोक्सीमेटली ले रही है मैंने 9 से लेके 7.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। 9 से लेके 7.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पानी का सैंपल जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन हो 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में। मैक्सिमम ऑक्सीजन ले ली मैंने कितनी? 9 से लेकर 7.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो एक ऐसा पानी का सैंपल जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन हो 9 से लेकर 7.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इस पानी के सैंपल की बीओडी ज्यादा निकल के आई 7 मिलीग्राम पर लीटर से, इसका मतलब ये जो पानी का सैंपल है इसमें से कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी? इस पानी के सैंपल में से 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा की ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। अगर 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा की ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, इसका मतलब कितनी ऑक्सीजन बचेगी? इसका मतलब डीओ फाइनल आपको मिलेगा 1 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे। इसका मतलब अगर किसी भी पानी के सैंपल की बीओडी 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुई, आपको उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाना ही पड़ेगा। यू हैव टू ऐड ऑक्सीजन इन दैट पर्टिकुलर वाटर सैंपल। इसलिए पीछे वाले टेस्ट में आपको क्या बोला कि टेस्ट सैंपल में क्या मिलाओ? एरेटेड वाटर सैंपल मिलाओ। तो आपको इसमें एरेटेड वाटर मिलाना पड़ता है, यानी ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट सैंपल की एक तो डीओ सैचुरेटेड के बराबर डीओ नहीं होगी, ये सीवेज का सैंपल है, नेग्लिजिबल डीओ होता है। अगर ये रॉ वाटर सैंपल भी होता जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती, अगर इसकी बीओडी 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा निकल के आती, आपको तब भी इसमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ जाता, क्योंकि डीओ फाइनल की वैल्यू मुझे कम से कम 1 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए होती है। तो ये डायरेक्टली आपका सवाल है, दिस इज डायरेक्ट प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग आस्क्ड कि आपको डाइल्यूशन करना पड़ता है पानी के सैंपल का अगर उसकी बीओडी 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो। ये कंडीशन क्यों आई है? क्योंकि कंडीशन लगी हुई है डीओ फाइनल के ऊपर। द कंडीशन इज बीइंग इंपोज्ड ओवर डीओ फाइनल। पीछे कोई बोल रहा था कि सर अगर पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाए तो, पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, इसका मतलब डीओ फाइनल क्या आ गया? 0 आ गया, आपका टेस्ट ही वैलिड नहीं है, योर टेस्ट इज नॉट वैलिड। दोबारा टेस्ट परफॉर्म करो इस तरीके से कि अब आप पहले से ज्यादा ऑक्सीजन मिला रहे हो। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलाओगे आप कि डीओ फाइनल क्या निकल के आए? कम से कम 1 मिलीग्राम पर लीटर निकल के आए। अब मैं चैट को वापस इनेबल कर रहा हूं, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क।
क्लियर है पूरी कहानी? So if BOD of the sample is more than 7, you have to dilute the sample with aerated water. डिकम्पोजिशन कितना होगा 3 दिन 27 डिग्री पे, अभी कैलकुलेट करेंगे आगे, तो अभी वेट करो। चैट को अनेबल करने से पहले ही बोल दिया था कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें अगर डाउट हो तो वो पूछना। कैलकुलेशन अभी स्टार्ट करेंगे आगे, अभी कैलकुलेशन करी नहीं हमने किसी भी चीज की। विल कैलकुलेट दिस, कितना निकल के आता है। क्लियर है पूरी कहानी? 5 डी और 20 डिग्री स्टैंडर्ड है। हाँ, 5 डी और 20 डिग्री स्टैंडर्ड है। 1 ppm ही इसलिए रखा ताकि टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो। डीओ फाइनल 1 मिलीग्राम से लेस नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। पढ़ो ना, लिखा तो हुआ है, इट शुड बी एटलीस्ट 1 मिलीग्राम, कम से कम 1 मिलीग्राम होनी चाहिए। 1 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 का मतलब 1 से ज्यादा होनी चाहिए। कंजप्शन ऑक्सीजन की 2 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो फॉर रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, सब कुछ खुद ही बता देता हूं, टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए कंजप्शन 2 मिलीग्राम होनी चाहिए, फाइनल डीओ 1 मिलीग्राम होनी चाहिए। डीओ इनिशियल 2 मिलीग्राम नहीं है, ऑक्सीजन की कंजप्शन 2 मिलीग्राम है। तो 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 2 मिलीग्राम का ऑक्सीजन कंज्यूम होना चाहिए हमारे पानी में से, ये चीज बताइए आपको। तो इनिशियल ऑक्सीजन 2 मिलीग्राम नहीं बताइए। चलिए, रेफर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहां z की वैल्यू, यार द वैल्यू ऑफ z विल ऑलवेज बी 300 ml। जो वॉल्यूम है बीओडी बोतल का, ये हमेशा 300 ml होता है। सो वॉल्यूम ऑफ बीओडी बोतल विल ऑलवेज बी, टेबल स्टैंडर्ड है, अज्यूम्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है टेबल। ये टेबल बताइए, स्टैंडर्ड टेबल है, हर टेम्परेचर पे बीओडी की वैल्यू दी हुई है, आपको डीओ की वैल्यू दी हुई है। फॉर एवरी टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डीओ सैचुरेटेड इज गिवन, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये सारी। तो डीओ सैचुरेटेड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये कल डिस्कस किया था, और क्या वैल्यूज है वो आपको आज बता दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि बीओडी बॉटल की वॉल्यूम हमने फिक्स कर रखी है 300 ml, तो Z हमेशा 300 ml होता है, Z इज ऑलवेज 300 ml। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, व्हेनेवर यू विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो जब भी आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया, इस टेस्ट के टाइम पे कोई भी लाइट नहीं जानी चाहिए अंदर। तो लाइट शुड नॉट एंटर इनटू दिस, तो सनलाइट शुड नॉट एंटर इनटू अवर टेस्ट सैंपल। तो सनलाइट एंटर नहीं करना चाहिए हमारे सैंपल के अंदर। अब क्यों नहीं एंटर करना चाहिए? अगर टेस्ट के टाइम पे हमारे सैंपल में सनलाइट पेनिट्रेट कर गई, तो हमारे सैंपल में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसका मतलब हमारे पानी में ऑक्सीजन बनी, और ये हमारे ऑक्सीजन का पार्ट नहीं थी, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑक्सीजन, ये बनी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब जब मैं टेस्ट फिनिश करके डीओ फाइनल निकालूंगा, ये डीओ फाइनल एक्चुअल से ज्यादा निकल के आएगा, डीओ फाइनल विल कम आउट टू बी मोर देन एक्चुअल, क्योंकि इस डीओ फाइनल में वो ऑक्सीजन भी जुड़ गई जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज हुई थी। इसका मतलब अगर हमारे सैंपल में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो हमारे सैंपल की जो डीओ फाइनल है वो ज्यादा निकल के आ जाएगी। अगर डीओ फाइनल ज्यादा निकल के आ गई, इसका मतलब बीओडी कम निकल के आ जाएगी, बीओडी विल कम आउट टू बी लेस। अगर बीओडी कम निकल के आ गई, बीओडी कम्स आउट टू बी लेस, बीओडी तो इंडिकेटर था बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का। सो बीओडी तो इंडिकेटर था बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, तो आप अपने सिस्टम में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कम बता दोगे। अगर मैंने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कम बता दिया, इसका मतलब मेरी ट्रीटमेंट ही पूरी नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सनलाइट गई मेरे टेस्ट के अंदर, ड्यूरिंग द टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट, इट एंटर्स इनटू द सैंपल, योर ट्रीटमेंट विल नॉट बी कंप्लीटेड, क्योंकि हम बीओडी को एक्चुअल से कम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, लाइट की पेनिट्रेशन इनहिबिट की जाती है। कैसे? ये पूरा का पूरा टेस्ट डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है। तो एक ब्लैक रूम होता है जिसमें इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारे सैंपल के अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर सैंपल में लाइट एंटर कर गई, हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा।
क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से आप किसी के लिए? So we don't allow the penetration of sunlight in our sample. हम सनलाइट को एंटर नहीं होने देते हैं. टेबल इज फॉर सीवेज और रॉ वाटर. क्या सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सीवेज और रॉ वाटर देके घुलेगी क्या? वो किसी भी पानी के सैंपल के लिए है. सैचुरेटेड डीओ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. रिपीट थर्ड पॉइंट वंस इन द प्रीवियस स्लाइड. थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर पानी के सैंपल की बीओडी 7 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो आपको बीओडी टेस्ट करते हुए उसकी डाइल्यूशन करनी पड़ेगी एरेटेड वाटर से. ये लिखा हुआ थर्ड पॉइंट. If BOD of the sample is more than 7 milligram per liter, you have to dilute that sample with the aerated water while performing the BOD test. Clear है पूरी स्टोरी? Is any point to be referred from this now? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से आप किसी के लिए? चलो. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है पानी में. विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस इन वाटर. पता नहीं कितनी बार तो डिस्कस किया हुआ है इसको कि गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में इनवर्सली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के. चलिए रेफर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अभी जो हमने बीओडी निकाली टेस्ट परफॉर्म करके, तो अभी जो हमने बीओडी निकाली बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट, हम सेम बीओडी निकाल सकते हैं मैथमेटिकली भी. सो सेम बीओडी कैन ऑल्सो बी फाउंड मैथमेटिकली. तो अभी हमने बीओडी को कैलकुलेट किया टेस्ट परफॉर्म करके. सेम बीओडी कैन ऑल्सो बी फाउंड मैथमेटिकली बाय कंसीडरिंग द काइनेटिक्स ऑफ बीओडी. हम बीओडी की काइनेटिक्स को कंसीडर करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कैसे? उसको समझने के लिए टू एनालाइज दैट पॉइंट, इस बात को मैं शो कर रहा हूं ग्राफिकली. आई एम रेफरिंग दैट पॉइंट ग्राफिकली. सो फॉर सिंपलिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग आई एम रेफरिंग दिस एंटायर प्रोसेस इन ग्राफिकल टर्म्स. ये वेरिएशन बताता है y की विद रिस्पेक्ट टू x. x एक्सिस पे है टाइम. ऑन x एक्सिस वी हैव टाइम. मार्क्ड ऑन x एक्सिस इज टाइम. यूनिट्स आर टेकन टू बी डेज. मैंने y एक्सिस पे मार्क कर रखा है पैरामीटर. ऑन y एक्सिस आई मार्क द पैरामीटर LT. अब ये LT क्या है? LT मींस ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ. LT stands for oxygen equivalent of biodegradable organic matter. Where LT stands for oxygen equivalent of biodegradable organic matter. इसका मतलब क्या किया हमने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के इक्विवेलेंट्स निकाले और उसको ऑक्सीजन के बराबर कर दिया. कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग. किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरी चीज के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है. ये जानकारी है हमारे पास. तो हमने ऑर्गेनिक मैटर के ग्राम इक्विवेलेंट निकाले और उसको बराबर कर दिया ऑक्सीजन के. तो अब हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी की काइनेटिक्स को देख के बीओडी की वैल्यू निकालना चाहते हैं मैथमेटिकली. तो इस बात को समझाने के लिए मैंने एक कर्व बनाई जो वेरिएशन बता रही है ऑर्गेनिक मैटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मैं बोल रहा ऑर्गेनिक मैटर हूं, पर ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ये इक्विवेलेंट्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के जो ऑक्सीजन के टर्म में लिखे हुए हैं. तो ध्यान रखना है आपको इस बात को. तो ऑन वाई एक्सिस आई एम नॉट रिपोर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इंडिविजुअली. आई एम रिपोर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर डीकंपोजिशन स्टार्ट नहीं हुई है, इफ डीकंपोजिशन इज नॉट स्टार्टेड, इसका मतलब टाइम 0 है. अगर डीकंपोजिशन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम में प्रेजेंट है. इसका मतलब 100% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज देयर, L0. तो जब डीकंपोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ, कितना ऑर्गेनिक मैटर है? L0. तो L0 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट भी कितने लगेंगे? L0 ही लगेंगे. और टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए जो ऑक्सीजन लगती है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट बीओडी. इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अल्टीमेट बीओडी इज इक्वल टू L0. तो T इक्वल टू 0 पे ऑर्गेनिक मैटर का इक्विवेलेंट L0. इस L0 इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज होगी? सेम L0. और टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए जो ऑक्सीजन लगती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट बीओडी बोलते हैं.
इसका मतलब बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हमने पहले ही निकाल लिया कि अल्टीमेट बीओडी विल बी इक्वल टू एल नॉट। तो अल्टीमेट बीओडी एल नॉट निकल के आ गई। सो अल्टीमेट बीओडी विल बी इक्वल टू एल नॉट। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, इट विल रिमेन सेम। अब जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती जाएगी, एज डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, तो एज डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, हमारा ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो एज टाइम विल प्रोसीड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर विल रिड्यूस विद टाइम। ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ रिड्यूस होती जाती है, तो ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस विद टाइम। सो एज ही टाइम इंक्रीजेस, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस। अब कैसे डिक्रीज करता है वो नहीं पता हमें, दैट इज नॉट नोन टू अस, पर हमें ये जरूर पता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर की एनालिसिस करोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। तो एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे हमारे सिस्टम में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है एल टी। So at any time t, concentration of organic matter is equal to LT। किसी भी टाइम t पे इस कर्व की स्लोप मुझे ये बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इस कर्व की स्लोप बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट बताएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनना इस बात को, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन काइनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम्स आउट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे जो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी की काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर निकल के आती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? इट्स द काइनेटिक इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामीटर। तो अभी हमारा पैरामीटर है ऑर्गेनिक मैटर एलटी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, as per observation, since it comes out to be first order kinetics, so we can say dLt by dt is directly proportional to LT, जिसमें dLt by dt क्या थी? स्लोप थी हमारे कर्व की। तो dLt by dt, so dy by dx is slope of the curve। कहां पर? किसी भी गिवन x कोऑर्डिनेट पे। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ दिस कर्व एट एनी गिवन x कोऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऑर्डिनेट। तो मैंने इसको लिख दिया मैथमेटिकली। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में नेचर ऑफ चेंज हमें एनालाइज करना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, इट नेवर इंडिकेट्स द नेचर ऑफ चेंज। कैसे चेक करो? dt का मतलब है चेंज इन टाइम। तो चेक द वेरिएशन, टाइम बढ़ रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, सो विल से नेचर ऑफ चेंज इन टाइम इज इंक्रीजिंग। dlt का मतलब है चेंज इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, सो नेचर ऑफ चेंज इन ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्रीजिंग। तो जो dt है हमारा ये तो इंक्रीज कर रहा है, सो इट इज इंक्रीजिंग, और जो dlt है हमारा ये डिक्रीज कर रहा है, सो इट इज डिक्रीजिंग। तो क्योंकि नेचर ऑफ चेंज दोनों का जस्ट उल्टा है, ये नेचर ऑफ चेंज हमें बताना पड़ता है। अगर आपने इंक्रीजिंग को पॉजिटिव बोला तो डिक्रीजिंग नेगेटिव होगा, अगर आपने डिक्रीजिंग को पॉजिटिव बोला तो इंक्रीजिंग नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है आपको एक नेगेटिव साइन तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का नेचर जस्ट उल्टा आ रहा है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट से, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट नोन एज डिसइंफेक्शन कांस्टेंट और डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के अंदर, उसका नाम होता है डिसइंफेक्शन कांस्टेंट, इसका नाम है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट से, नाम रख दिया डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे अभी, पर अभी के लिए इस कांस्टेंट को बोला जाता है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो ये हमारी वेरिएशन आ गई ऑर्गेनिक मैटर की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको रेफर करूं पूरी ड्यूरेशन के लिए, कैसे रेफर करूं? तो dLt by LT इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। इसको रेफर किया पूरी ड्यूरेशन के लिए, व्हेन t इज इक्वल टू 0 LT इज इक्वल टू L नॉट, व्हेन t इज इक्वल टू t LT इज इक्वल टू LT। चेक कर सकते हो, जब t की वैल्यू 0 है ऑर्गेनिक मैटर है L नॉट, जब t की वैल्यू t है ऑर्गेनिक मैटर कितना है LT। तो मैंने लिमिट्स पुट कर दी इसके अंदर। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इज ln x। तो ln x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? L नॉट से LT तक। सो वेरिंग फ्रॉम L नॉट टू LT, so varying from L naught to LT, this is equal to minus k into t, varying from 0 to t। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। so log of a minus log of b is equal to log of a by b। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया
ln lt minus ln l naught is equal to ln lt by l naught. This is equal to minus k into t. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं so we can say lt is equal to l naught. So lt is equal to l naught e raised to power minus kt. यानी हमने lt मतलब ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन निकाल ली टाइम के रिस्पेक्ट में. तो lt हमारा क्या था, y ऑर्डिनेट था, टाइम हमारी x ऑर्डिनेट थी. इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होता है एक्सपोनेंशियली. तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है. तो ड्यूरिंग डीकंपोजिशन ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली. अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑर्गेनिक मैटर निकालना नहीं था. अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज नॉट टू फाइंड ऑर्गेनिक मैटर कॉन्सेंट्रेशन. अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज टू फाइंड बीओडी. मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था बीओडी निकालना. अब बीओडी कैसे निकालें? तो मेरे को बीओडी निकालनी है जो कंज्यूम हुई टाइम टी में. ध्यान से सुनना इसको. मुझे बीओडी निकालनी है जो कंज्यूम हुई टाइम टी में. इसको कैसे निकालू? टी इक्वल्स टू 0 पे ऑर्गेनिक मैटर है एल नॉट. टी इक्वल्स टू टी पे ऑर्गेनिक मैटर है एल टी. इसका मतलब 0 से लेके टी तक कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ? एल नॉट माइनस एल टी. So from 0 to t, organic matter decomposed is L naught minus LT. तो इस L naught minus LT organic matter को decompose करने के लिए जो ऑक्सीजन यूज होगी, that will also be L naught minus LT. इसका मतलब ऑक्सीजन consumed for decomposition of organic matter during time t will be equal to L naught minus LT. और LT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. So L naught minus L naught e raised to power minus kt. You can say L naught into 1 minus e raised to power minus kt. So BOD consumed during time t is given by the following relationship. ये BOD consumed है time t में. बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये BOD consumed है. कहने का मतलब ये है if I say BOD 5, इसका मतलब ये नहीं है it is BOD of 5th day. BOD 5 का मतलब है BOD consumed in 5 days. 5 दिनों में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम बोलेंगे BOD 5. दैट विल बी टर्म्ड एज BOD 5. अभी मैंने ये इक्वेशन लिखी है बेस ई पे. आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बेस 10 पे भी. दिस इक्वेशन इज रिटन इन बेस ई. यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन ऑन बेस 10. जैसे मैं इसको भी बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकता हूं. कैसे? सो आई कैन से इट इज इक्वल टू L naught 10 raised to power minus kd into t. ये इक्वेशन मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी बेस 10 पे. तो आप यहां पर भी लिख सकते हो L naught into 1 minus 10 raised to the power minus kd into t. तो ये इक्वेशन बेस ई पे है, ये इक्वेशन बेस 10 पे है. ये डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट बेस ई पे है, ये डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट बेस 10 पे है. और दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते हो आप. यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. तो kd इज इक्वल टू 0.434 k. ये रिलेशनशिप मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है. तो डायरेक्टली आई हैव गिवन यू दिस रिलेशनशिप. तो kd की वैल्यू 0.434 टाइम्स ऑफ k निकल के आती है. अगर आपको सवाल में डाटा गिवन नहीं है, ये बताने के लिए कि कौन सा कांस्टेंट है. लेट अस सपोज इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन कि डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस ई पे है या बेस 10 पे है. आप उसको हमेशा बेस ई पे लेके चलोगे. यू विल ऑलवेज कंसीडर द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट बेस ई ओनली, क्योंकि हमारी थ्योरी बेस ई पे डेवलप होती है. तो BOD कंज्यूम्ड ड्यूरिंग टाइम t इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. तो जो BOD हमने टेस्ट परफॉर्म करके निकाली थी, वही BOD हमने मैथमेटिकली भी निकाल ली. तो दिस इज अवर BOD कंज्यूम्ड. तो शुरुआत में हमें ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी L naught. दैट वाज आवर अल्टीमेट BOD. तो ऑक्सीजन चाहिए थी L naught. टाइम t पे कितनी कंज्यूम हो गई? BOD t कंज्यूम हो गई, यानी L naught माइनस LT कंज्यूम हो गई. इसका मतलब कितनी BOD बची वो भी हम निकाल सकते हैं. तो वी कैन से BOD रिमेनिंग. जो रिमेनिंग BOD है, so BOD रिमेनिंग आफ्टर टाइम t will be equal to L naught minus LT, which comes out to be equal to LT. इसका मतलब t टाइम बाद अभी और कितना ऑक्सीजन बचा है कंज्यूम होना? LT ऑक्सीजन कंज्यूम होना बचा है. t टाइम तक कितना कंज्यूम हो चुका है? t टाइम तक L naught माइनस LT कंज्यूम हो चुका है. तो आपको ध्यान से सवाल पढ़ना पड़ेगा कि वो कंज्यूम्ड BOD की बात कर रहा है या रिमेनिंग BOD की बात कर रहा है. जो BOD यहां पे मैंने मैथमेटिकली लिखी है, उस BOD को हम ग्राफिकली भी मेंशन कर सकते हैं. कैसे?
टी इक्वल्स टू 0 पे ऑर्गेनिक मैटर एल नॉट, टी इक्वल्स टू टी पे एल टी, तो 0 से लेकर टी तक कितना डिकम्पोज हो गया, एल नॉट माइनस एल टी डिकम्पोज हो गया। तो एल नॉट माइनस एल टी डिकम्पोज हो गया, इसको डिकम्पोज करने में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, एल नॉट माइनस एल टी कंज्यूम हो गई। फिर ये कंज्यूम होने के बाद कितनी बच गई, एल टी बच गई, तो ये बीओडी रिमेनिंग है। सो दिस इज बीओडी रिमेनिंग। सो बीओडी रिमेनिंग कम्स आउट टू बी इक्वल टू एल टी। तो जो चीज मैथमेटिकली बताइए पीछे, उसको यहां पे ग्राफिकली भी शो कर रखा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन ग्राफिकली। तो बीओडी कैन बी फाउंड बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट, बीओडी कैन बी फाउंड मैथमेटिकली ऑल्सो बाय कंसीडरिंग द काइनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब मैं चैट को अनेबल कर रहा हूं, आई एम अनेबलिंग द चैट। अभी तक के पॉइंट में अगर कोई सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ यू कैन आस्क। लास्ट पेज, हाँ क्वेश्चन अभी करते हैं, विल डिस्कस द क्वेश्चन। टी नहीं है, ये के है, इट इज नॉट टी, इट इज के। सर मुझे टी टाइम के बाद ऑर्गेनिक मैटर फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड। ये लो, टी टाइम के बाद ऑर्गेनिक मैटर फाइंड करना है, एल टी। तो टी टाइम के बाद कितना ऑर्गेनिक मैटर है, एल टी फाइंड क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू पता है इसकी तो मुझे, जितेश कुमार। टी टाइम के बाद ऑर्गेनिक मैटर है एल टी, विदाउट कैलकुलेटर बेस ई, विदाउट कैलकुलेटर बेस ई, बेस 10 पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर सकते, बिना कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर लोगे। तो बेस ही बेस 10 पे सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, और वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है भी नहीं हमारा, अभी तो बीओडी डिस्कशन है हमारा। स्लोप ऑफ द कर्व इंक्रीजिंग देन व्हाट हैपेंस, स्लोप ऑफ द कर्व इज नॉट इंक्रीजिंग, स्लोप ऑफ द कर्व इज डिक्रीजिंग। कर्व की स्लोप इंक्रीज नहीं कर रही है, कर्व की स्लोप डिक्रीज कर रही है। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर के जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है वो वेरी करते हैं एक्सपोनेंशियली। 10 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर में माइक्रोऑर्गेनिज्म काम नहीं करते, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस माइक्रोऑर्गेनिज्म डोंट वर्क। कर्व को लीनियर एज्यूम करके स्लोप निकालते हैं, कर्व लीनियर थोड़ी एज्यूम थोड़ी गया कर्व, हमने तो कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन करके ये एक्सपोनेंशियल निकल के आई है, कर्व लीनियर कहां से आ गई है, हाउ कम द कर्व इज लीनियर। हमने कोई अजम्पशन नहीं ली यहां पे, हमने तो कैलकुलेशन करी और कर्व एक्सपोनेंशियल आ गई, इट कम्स आउट टू बी एक्सपोनेंशियल, अजम्पशन थोड़ी है कोई इसके अंदर, देयर इज नो अजम्पशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या डाउट पूछा हुआ है, फिर स्लोप कैसे आएगा, ये स्लोप तो लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है स्लोप आपने dy बाई डी एक्स, ये स्लोप कैसे क्या आएगा, पहला स्टेप ही स्लोप लिखा हुआ है आपने dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप ही लिखा है स्लोप, आ तो गया ये स्लोप। ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स निकल के आई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामीटर, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस टेक्निकली टर्म्ड एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कर्व है, कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखा जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। So not only temperature, each and every parameter is kept constant. हर एक चीज कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर नहीं है, सारी चीजें कांस्टेंट रखी हुई है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सेम नहीं होता है। क्लियर है पूरी कहानी? और कोई पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? एनी अदर पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ? Biological oxygen demand means oxygen required for decomposition of biodegradable organic matter biologically. Biochemical oxygen demand means oxygen required for decomposition of biodegradable organic matter biologically and chemically. तो हर चीज नाम में मेंशन्ड होती है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द नेम। क्लियर सारे पॉइंट्स? सो वी डन विद बीओडी। अब इसके प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ बीओडी। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आती हैं इसके ऊपर, तो 3-4 प्रॉब्लम करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बीओडी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। विल मीट टुमारो एट सेम टाइम। चलिए, थैंक यू एवरीवन। हाउ कैन आई गेट योर ईमेल आईडी? ये लो ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंने मैसेज कर दी है। मैसेज दी ईमेल आईडी, पिन कर दिया मैसेज को। आई पिन दी मैसेज। थैंक यू एवरीवन।